हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे सेकंड। हम देखेंगे वीडियो में यूनिट 3 के चैप्टर 1 को दो भागों में बांटा गया है। तो आज की वीडियो में हम भाग 2 को देखेंगे। पर्यावरण, आपदा और संघर्ष आपके चैप्टर का नाम है। मेनली इस वीडियो में हम चिपको आंदोलन के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट ईयर के जो 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए थे ऑफलाइन, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही प्रकार से सही पॉइंटों में लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। चिपको आंदोलन टॉपिक का नाम है। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया था। तो पेड़ों के सुरक्षा के लिए और जो वन होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। एक प्रकार से वनों के आसपास के जो गांव थे उन लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन आरंभ किया। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें काटा ना जा सके। यह अलंघन दरअसल प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना और इसे चिपको की संज्ञा दी गई। ठीक है। तो जो लोग पेड़ काटने आते थे, पेड़ों को उन लोगों से बचाने के लिए महिलाओं और पुरुषों ने पेड़ों को गले से लगा लिया। वो लोग पेड़ों से चिपक गए, ठीक है, जिससे कि पेड़ काटने वाले पेड़ को ना काट पाए। इस प्रकार से उन लोगों ने पेड़ों को बचाया। अब पेड़ उन लोगों के काफ़ी करीब थे। एक प्रकार से उनकी दैनिक जीवन में जो पेड़ काम आते हैं वो कोई और चीज़ काम नहीं आती थी, ठीक है। तो उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए पेड़ काफ़ी ज़्यादा जरूरी थे। तो इसको क्या कहा गया, मानव के बीच प्रेम का प्रतीक माना गया और इसको चिपको की संज्ञा दी गई। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चिपको आंदोलन कहा जाता है। चिपको आंदोलन के पीछे एक पारिस्थितिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है। जिस भूमि में यह आंदोलन उपजा वह 1970 में आई भयंकर बाढ़ के अनुभव कर चुका था। इस बाढ़ में 400 किलोमीटर दूर तक का इलाका ध्वस्त हो गया तथा 5 बड़े पुल, हजारों मवेशी, लाखों रुपए की लकड़ी व ईंधन नष्ट हो गया, ठीक है। तो इस आंदोलन से पहले क्या हुआ था कि 1970 के दशक में यह आंदोलन हुआ। 1970 के सन में नहीं, 1970 के दशक में, अराउंड 1974 में यह आंदोलन हुआ, ठीक है। तो 1970 का जो साल था उस साल एक भयंकर बाढ़ आई थी उस जगह पे, और उस बाढ़ ने क्या करा, 400 किलोमीटर तक का एरिया है वो सब कुछ बहा दिया था बुरी तरह से, ठीक है। वहाँ पे 5 बड़े पुल थे वो पूरी तरह से टूट गए थे। बहुत सारे मवेशी, आप हजारों जो मवेशी थे वो सारे के सारे बह गए, उस बाढ़ में मर गए। लाखों रुपए की लकड़ी और ईंधन वहाँ का क्या हो गया, नष्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे एक बाढ़ आई उसके कारण 1970 में। अब लोगों को पता था कि पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को रोक के रखते हैं, ठीक है। तो पेड़ों के लिए आप कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा जरूरी थे, ठीक है। लोगों को ये पता था कि पेड़ उनके लिए कितने लाभकारी हैं। बाढ़ के पानी के साथ बड़ी गाद इतनी अधिक थी कि 350 किलोमीटर लंबी पूरी गंगा नहर के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में अवरोध पैदा हो गया, जिससे 8.5 लाख एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित हो गई थी और 48 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया था। तो इसको समझिए कि जब बाढ़ आई तो इतनी सारी गाद या फिर आप कह सकते हैं कि मिट्टी आई जो पानी के साथ आई थी, उसने 350 किलोमीटर लंबी ऊपरी गंगा नहर के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में अवरोध पैदा कर दिया। मतलब कि जो 350 किलोमीटर लंबी ऊपरी गंगा है उसके आप कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र उस गाद ने रोक दिया। मतलब वो गाद जाके नदी में रुक गई, ठीक है। और क्या हुआ, नदी का पानी का बहाव जो था वो काफ़ी धीमा हो गया या रुक गया। इसके कारण क्या हुआ, नदी के पानी के रुकने के कारण कि 8.5 लाख एकड़ जो भूमि थी वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाया और सिंचाई नहीं हो पाई। साथ में 48 मेगावाट की बिजली का जो उत्पादन था वो भी इस गाद के कारण रुक गया। अलकनंदा की इस त्रासदी ने ग्रामवासियों के मन में एक अमिटी छाप छोड़ दी और उन्हें पता था कि लोगों के जीवन में वनों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब ये बाढ़ आई उसके बाद ही उन लोगों को पता चला कि ये जो वन हैं उनके लिए कितने ज़रूरी हैं, ठीक है। ये जो पेड़ हैं वो उनके लिए कितने लाभकारी हैं। अब पेड़ों के कई लाभ हो सकते हैं, पेड़ों की लकड़ी, पेड़ों के फल तो एक प्रकार है, परंतु पेड़ मिट्टी को रोक के रखते हैं, जो कि बाढ़ से जब बाढ़ आती है तो वो जो मिट्टी है वो रुकी रहती है और लोग जो है वो कुछ हद तक सेफ रहते हैं।
वनों के नज़दीक रहने वाले लोग को वन संपदा के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार देने के उद्देश्य से कुछ पहाड़ी नौजवानों ने 1962 में चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में दशोली ग्राम राजस्व स्वराज्य संघ बनाया, DGSS बनाया। अब जो नदी के या वनों के जो आसपास के लोग रहते थे, ठीक है, वहाँ के लोगों ने लोगों को रोजगार देने के लिए, काम प्रदान करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा खासा जीवन जी सके, इसके लिए उन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका क्या नाम था, दशोली ग्राम स्वराज्य संघ, DGSS नाम रखा गया। ये इसलिए बनाया गया था ताकि आसपास के जो लोग हैं, वन में जो लोग रहते हैं, वो इस संगठन के द्वारा रोजगार प्राप्त कर सके। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने संस्था को कष्टकला केंद्र को सन 1972-73 के लिए अंगू के पेड़ों देने से इनकार कर दिया। अब इसको समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का जो वन विभाग था, ठीक है, जो फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करता था, उस विभाग ने क्या करा, कष्टकला मतलब कि लकड़ी को लेकर उस पर आपको नक्काशी करनी है, ठीक है, और वो एक प्रकार से प्रोडक्ट है जो कि लोग घर में सजावट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कष्टकला के लिए क्या होती है, एक लकड़ी की यूज़ होती है, वो है अंगू नाम की लकड़ी, मतलब अंगू नाम के पेड़ होता है, उसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो सन 1972-73 में अंगू के पेड़ों की लकड़ी को देने से इनकार कर दिया था उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने उन लोगों को जो कि वहाँ आसपास रहते हैं और जो कि कष्टकला केंद्र के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो सिंपली उन लोगों के रोजगार पर आप कह सकते हैं कि सीधा का सीधा प्रभाव हुआ, उन लोगों को लकड़ी नहीं मिल रही थी, ठीक है, जिससे कि वो कष्टकला का जो केंद्र है वो काम नहीं कर पा रहा था। पहले ये पेड़ नज़दीकी रहने वाले ग्रामीणों को मिलते थे। गांव वाले इस हल्की लकड़ी, बेहद मजबूत लकड़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक खेती बाड़ी के औजार बनाते। गांव के लिए लकड़ी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। तो शुरुआत में जब तक ये रूल्स नहीं बनाए गए थे, तब तक ये जो पेड़ थे, इन पेड़ों का क्या प्रयोग होता था कि आसपास के लोग इन पेड़ों को काट लेते थे और अपने हिसाब से यूज़ करते थे। जैसे कि खेती करने के लिए कोई औजार बनाना हो गया, या फिर खेत में खेती बाड़ी के लिए बाड़ लगाना हो गया, इस प्रकार की चीज़ों के लिए लकड़ी का प्रयोग होता था, अंगू लकड़ी का। यह लकड़ी मौसम के मुताबिक ना ठंडी होती है ना ही गर्म, इसीलिए कभी फटती नहीं और अपनी मजबूती के कारण बरसों तक टिकी रहती है, ठीक है। ये लकड़ी क्या होती है, काफ़ी मजबूत होती है, ना ही फटती है, ना गर्मी में ख़राब होती है, ना सर्दी में ख़राब होती है, ठीक है। तो लंबे टाइम तक चलने वाली लकड़ी थी, इसीलिए इस लकड़ी से क्या बनाए जाते थे, नक्काशी करके चीज़ें बनाई जाती थी। इसी बीच पता चला कि वन विभाग ने खेलकूद का सामान बनाने वाली इलाहाबाद की साइमेंट कंपनी का गोपेश्वर से 1 किलोमीटर दूर मंडल नाम के वन से अंगू पेड़ काटने की इजाज़त दे दी। तो इसको समझिए कि वन विभाग ने पहले आसपास के लोगों को मना कर दिया कि आपको लकड़ी नहीं मिलेगी, अंगू पेड़ की लकड़ी नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी साइड कुछ ही दिनों बाद जो वन विभाग था उसने साइमेंट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी थी, जो कि खेल कूद के सामान बनाती थी, ठीक है, उस कंपनी को क्या दे दिया, टेंडर दे दिया पेड़ काटने का, ठीक है। गोपेश्वर से 1 किलोमीटर दूर मंडल नाम का जो वन था, वहाँ से अंगू के पेड़ काटने की इजाज़त दे दी गई। वनों के ठीक बगल में बसे गांव वाले जिन पेड़ों को छू नहीं सकते थे, अब उन पेड़ों को दूर इलाहाबाद की एक कंपनी को काट कर ले जाने की इजाज़त दी गई, ठीक है। तो जो लोग आसपास रहा करते थे वनों के, उन्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि ना वो पेड़ को छू सकते हैं, ना ही उन्हें काट सकते हैं। परंतु वहीं दूसरी तरफ देखें तो एक प्राइवेट कंपनी को इजाज़त दे दी गई थी कि आप पेड़ काटिए और पेड़ काटने के बाद उनसे चीज़ें बनाइए। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी दुखदायक भी था और उन लोगों के साथ गलत चीज़ भी थी। अंगू से टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेल का सामान मैदानी कंपनियों में बनाया जाए, इससे गांव के लोगों या दशेली ग्राम राजस्व को कोई ऐतराज़ नहीं था। वे तो केवल इतना ही चाहते थे कि पहले खेत की ज़रूरत पूरी की जाए, फिर खेल की, ठीक है। तो लोग, वहाँ के जो लोग थे वो मना नहीं कर रहे थे लकड़ी लेने के लिए, परंतु उन्हें ये चाहिए था कि पहले जो हमारी ज़रूरतें हैं आसपास के लोगों को वो हों। खेतों की ज़रूरतें हैं, जैसे कि बाड़ हो गया, खेत के लिए कोई हल हो गया लकड़ी बनाने के लिए, ठीक है, लकड़ी से हल बनाना हो गया, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं जो खेती बाड़ी में यूज़ होते हैं उनको पहले बनाया जाए, उसके बाद खेल कूद का जो सामान बनाना है आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें कही गई। इस जायज़ मांग के साथ इनकी एक छोटी सी मांग और भी थी। वनवासियों को वन संपदा से किसी न किसी किस्म का रोजगार जरूर मिलना चाहिए ताकि वनों की सुरक्षा के प्रति उनका प्रेम बना रहे। एक मांग और भी की गई कि वनवासी, जो वन में रहने वाले लोग हैं, उनको वन संपदा से किसी न किसी प्रकार का रोजगार, वनों के द्वारा
उनको किसी ना किसी प्रकार का काम मिलना चाहिए जिनसे उनका जीवन चल सके, ठीक है, और वनों के प्रति उनका प्रेम भी बना रह सके। मतलब वन से ही जुड़ा काम होना चाहिए, कोई और अलग काम नहीं होना चाहिए। चिपको आंदोलन का मूल केंद्रीय गांव, जो मूल था आप कह सकते हैं जहाँ से शुरू हुआ, वो जिला चमोली था, ठीक है, चमोली जिला से शुरू हुआ, जो भारत तिब्बत सीमा पर जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर दूर ऋषिगंगा और विष्णुगंगा के संगम पर बसा है, ठीक है। तो वो चमोली जो जिला है वो 22 किलोमीटर दूर, जोशीमठ से 22 किलोमीटर दूर ऋषिगंगा और विष्णुगंगा के संगम जहाँ पे वो मिलती है वहाँ पे बसा हुआ है। वन विभाग ने इस क्षेत्र के अंगू के 2451 पेड़ साइमन कंपनी को ठेके पर दिए। मतलब साइमन कंपनी को पेड़ों की कटाई के लिए कहा गया और लगभग 2451 पेड़ काटने की इजाज़त दी गई। इसकी खबर मिलते ही चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में 14 फरवरी 1974 को एक सभा की गई, जिसमें लोगों को चेताया गया कि यदि पेड़ गिराए गए तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब जैसे ही लोगों को पता चला, ठीक है, कि पेड़ काटने की खबर आ चुकी है और प्राइवेट कंपनी के लोग इन पेड़ों को काटेंगे, तभी चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में, ये आप कह सकते हैं कि मेन व्यक्ति हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में 14 फरवरी 1974 को एक सभा बुलाई गई। उस सभा में बात करी गई कि अगर पेड़ों को काटा जाएगा तो हमारा जो जीवन है वो भी खतरे में आ जाएगा। ये पेड़ न सिर्फ हमारे चारे, जलवान या जड़ी बूटियों की ज़रूरत पूरी करते हैं बल्कि मिट्टी के संरक्षण भी करते हैं, ठीक है। तो 2451 पेड़ काट दिए जाएंगे तो वहाँ का एक प्रकार से सपाट ज़मीन हो जाएगी। अब जिसके कारण क्या होगा कि अगर कभी भविष्य में बाढ़ आती है तो वो जो पेड़ों की जगह है वो तो सारी निपट जाएगी बाढ़ के साथ ही, बाढ़ के साथ मतलब चली जाएगी, ठीक है। तो लोगों को पता था कि बाढ़ आएगी और पेड़ नहीं हुए तो ज़मीन खिसक सकती है, इसीलिए वहाँ के लोग पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं आगे बढ़े। इस सभा के बाद 15 मार्च को गांव वालों ने रेणी जंगल की कटाई के विरुद्ध जुलूस निकाला। ऐसा ही जुलूस 24 मार्च को विद्यार्थियों ने भी निकाला। जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा ठीक तभी सरकार ने घोषणा की कि चमोली में सेना के लिए जिन लोगों ने खेत का अधिग्रहण किया था उन्हें मुआवजा दिया जाए, मतलब मुआवजा दिया जा रहा है, आप आके ले जाइए। तो इसको समझिए कि 15 मार्च को जो गांव वालों हैं उन्होंने रेणी जिले में पहली बार क्या निकाला, जुलूस निकाला। वही जुलूस विद्यार्थियों द्वारा 24 मार्च को भी निकाला गया, उसी तरह का जुलूस। अब जब गवर्नमेंट को पता चला कि जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन बड़े स्तर पर हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंदोलन में जुड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सरकार ने घोषणा कर दी कि चमोली जिले में जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी थी सेना के अधिग्रहण के लिए, ठीक है, मतलब सेना के लिए जिन लोगों ने खेतों के अधिग्रहण किया, सेना के लिए जो ज़मीन छोड़ दी गई थी उनको क्या दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है, तो आप आके अपना मुआवजा ले जाइए। गांव के पुरुष थे मुआवजा लेने के लिए चमोली गए। दूसरी ओर सरकार ने आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए जिला मुख्यालय गोपेश्वर बुला लिया। इस मौके का लाभ उठाते हुए ठेकेदार वन अधिकारी जंगल में घुस आए, ठीक है। तो जो पुरुष थे उनको तो मुआवजे के लिए चमोली बुला लिया गया। दूसरी ओर जो व्यक्ति आंदोलन कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उन्हें बात करने के लिए जिला मुख्यालय बुला लिया, ठीक है। तो गांव में कोई भी नहीं था उस समय, एक प्रकार से सिर्फ महिलाएं ही थी, ठीक है। तो और जैसे ही सारे के सारे जो पुरुष थे गांव छोड़ के गए, तभी ठेकेदार और वन के जो अधिकारी थे वो जंगल में घुस आए कि पीछे से हम लोग पेड़ काट के ले जाएंगे। अब गांव में सिर्फ महिलाएं ही बची थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बिना जान की परवाह किए 27 औरतों ने श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई। अब क्या हुआ, गांव में केवल महिलाएं थी। टोटल 27 महिलाओं ने मिलकर श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में लीड में क्या करा, चिपको आंदोलन शुरू करा और वो भाग के गई और उन्होंने जाते ही पेड़ से चिपक गई। अब पेड़ से चिपक गई तो जो ठेकेदार पेड़ काटने आए थे, ठीक है, वो लोग पेड़ नहीं काट पा रहे थे क्योंकि महिलाएं उन पेड़ों से चिपकी हुई थी। तो ये भारत का पहला आंदोलन था, ठीक है। प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई 26 मार्च 1974 को। रेणी की घटना इतनी प्रमुख हो गई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को मामले में आगे बढ़ने के लिए एक समिति गठित करके हस्तक्षेप करना पड़ा। अब क्या हुआ, ये आप कह सकते हैं कि जो घटना हुई है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, लोगों को पता चला कि महिलाओं ने पेड़ों को किस तरह बचाया। तभी उसी समय जो तत्कालीन उस समय जो मुख्यमंत्री थी उस क्षेत्र की,
हेमवती नंदन बहुगुणा उन्होंने एक कमेटी बिठाई इस चीज़ को देखते हुए। समिति ने ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया। यह इस तरह के मुद्दों का सामना करने वाले आंदोलन को नए स्तर पर ले जाने के लिए एक मुख्य महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है, तो कमेटी जो थी जिसको बैठाया गया कि आप ये जो सब घटना हो रही है इसकी जांच पड़ताल करिए और उसके बाद फैसला सुनाइए। तो कमेटी ने जो गांव के लोग थे उनके फेवर में फैसला सुनाया। चिपको की सफलता को 1978 में भाईदर घाटी की पुलनाम गांव जैसे विभिन्न अन्य स्थलों पर दोहराया गया, जहां महिलाओं ने लकड़हारे और औजार जब्त कर लिए। ठीक है, चिपको जैसा आंदोलन ही 1978 में भाईदर घाटी के पुलनाम गांव में भी चलाया गया, जहाँ पे जो महिलाएं थी उन्होंने जो कुल्हाड़ियाँ चोरी कर ली थी जो लोग काटने आए थे पेड़ों को। 1972 और 1979 के बीच 150 से अधिक गांव चिपको संघर्ष का हिस्सा बने। सामूहिक लड़ाई और परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में कई छोटे टकराव के साथ 12 प्रमुख विरोध प्रदर्शन हुए। ठीक है, 150 से ज़्यादा गांव चिपको आंदोलन के अंतर्गत आ गए थे, जुड़ गए थे उससे। ठीक है, सामूहिक लड़ाइयाँ भी हुई, कहीं कहीं जगह दंगे फसाद भी हुए। ठीक है, 12 आप कह सकते प्रमुख विरोध भी हुए और इतने बड़े स्तर पर यह आंदोलन चला। चिपको के उल्लेखनीय छापे के साथ 1980 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के हिमालय वाणिज्य लॉगिंग पर 15 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए कि अब इतना बड़ा आंदोलन हो चुका था ये कि आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री तक को इस आंदोलन में क्या करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड का जो हिमालय वाणिज्य लॉगिंग है, मतलब हिमालय का जो क्षेत्र है जहाँ पे ये पेड़ वन का क्षेत्र था, वहाँ पे 15 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि 15 साल तक कोई भी कटाई अटाई नहीं की जाएगी। अब दूसरा मेन क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन था कि चिपको आंदोलन के बारे में आ सकता है। ठीक है, दूसरा आ सकता है कि चिपको आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। ठीक है, महिलाओं की भूमिका का क्वेश्चन भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप चिपको आंदोलन के साथ साथ महिलाओं का बारे में भी बताते हैं तो आपके जो नंबर है वो और ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो महिलाओं के बारे में देखें तो चिपको आंदोलन को प्राय एक महिला आंदोलन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश कार्यकर्ताओं में महिलाएं ही तथा साथ ही यह आंदोलन नारीवादी गुणों पर ही आधारित था। तो शुरुआत में चिपको आंदोलन महिलाओं द्वारा ही शुरू किया था, उसके बाद इसमें पुरुष और बाकी लोग शामिल हुए। तो इसको शुरुआत में महिला आंदोलन ही कहा जाता था, क्योंकि शुरुआत भी इन महिलाओं के द्वारा की गई और ज़्यादा के ज़्यादा कार्यकर्ता भी महिलाएँ ही थी। ठीक है, और साथ में ये नारीवादी के जो गुण होते हैं उन पर आधारित था। 26 मार्च 1974 को जब ठेकेदार रेडी गांव में पेड़ काटने आए, उस समय पुरुष घरों पर नहीं थे। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने कुल्हाड़ी लेकर आए ठेकेदारों को यह कहकर जंगल से भगा दिया कि जंगल हमारा मायका है, हम इसे काटने नहीं देंगे। मायका महिलाओं के लिए वह सुखद स्थान है जहाँ संकट के समय वह आश्रय मिलता है। ठीक है, तो जब कुल्हाड़ी लेकर ठेकेदार आए क्या पेड़ों को काटते, तो उस समय महिलाएं पेड़ों से चिपक गई और महिलाओं ने ये बोला कि जो पेड़ है या जो वन है वो हमारा क्या है, मायका है, और मायका महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में ये समय पड़ने पर महिलाओं को क्या देता है, आश्रय और जगह देता है। तो इस प्रकार की बातें महिलाओं ने कही पेड़ को बचाने के लिए। वास्तव में पहाड़ी महिलाओं और जंगलों का अटूट संबंध होता है। तो वास्तव में अगर आप देखेंगे तो जो पहाड़ की औरतें होती हैं और जंगल, वो काफ़ी एक दूसरे से आप कैसे जुड़ी होती हैं, क्योंकि उनका सारा का सारा दैनिक जीवन ही पेड़ों से जुड़ा है। ठीक है, अगर वो अपने रोजगार की चीज़ें भी वहीं से लाती हैं, ईंधन हो गया, पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, खाने की अगर सब्जी वब्जी भी है तो वो भी पेड़ पौधे के द्वारा ही वहीं के क्षेत्रों से आती हैं। ठीक है, तो पेड़ जो हैं या वन जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी को बहाकर चले जाने से रोजगार के लिए पुरुषों को पलायन के फलस्वरूप गृहस्थी का सारा भार महिलाओं पर पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है कि पहाड़, जैसे कि सपोज करिए कि जंगल जो पहाड़ पे रह रहे हैं, अगर वहाँ पे आसपास के क्षेत्र में कहीं बाढ़ आती है, ठीक है, और सारी मिट्टी चली जाती है, उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, तो पुरुषों के लिए काम नहीं बचेगा। पुरुषों को वो जगह छोड़कर कहाँ जाना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा। अब महिलाएं घर पे अकेली रह जाती है तो घर का सारा काम महिलाओं के ऊपर आ जाता है। ठीक है, पशुओं के लिए घास चारा, रसोई के लिए ईंधन, पानी का प्रबंधन करना, खेती के अलावा उनका मुख्य कार्य है। तो ये जो कार्य है ये महिलाएं अकेली करती हैं अगर पुरुष घर पे या फिर नहीं होते तब। इनका वनों से सीधा संबंध है। वनों की व्यापारिक दोहन की गति नीति ने घास चारा देने वाली चौड़ी पत्तियों के पेड़ों को समाप्त कर चिड़, देवदार और शंकुधारी
धरती को सूखा बना देने वाले पेड़ों का विस्तार किया। मोटर सड़कों के विस्तार से होने वाले पेड़ों के कटाव के कारण रसोई के लिए ईंधन का अभाव हुआ और इसका भार भी महिलाओं के सर पर ही पड़ता है। अब क्या होता है कि अगर बाढ़ आ जाती है, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो जाते हैं, तो घास के लिए, ठीक है, चारे के लिए महिलाओं को चीज़ें नहीं मिल पाती। साथ में अगर वहाँ पे सड़कें बना दी जाती हैं तो पेड़ों को काट दिया जाता है, और पेड़ों को काटने के बाद महिलाओं को ईंधन भी नहीं मिलता है कि वो अपना घर का चूल्हा जला सके। ठीक है, तो महिलाओं के ऊपर एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा भार होता है। वे जानती हैं कि मिट्टी को बहाकर जाने से तथा भूमि के अनुपजाऊ होने से पुरुषों को रोजगार के लिए शहर में जाना पड़ेगा। मिट्टी रुकेगी और बनेगी तो खेती का आधार मजबूत होगा। ठीक है, तो महिलाओं को पता है कि मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो उनके लिए कितनी ज़रूरी है, और अगर मिट्टी बह जाएगी तो उनके पुरुषों को शहर जाना पड़ेगा कि रोजगार के लिए। पुरुष घर पर टिकेंगे, इसका एकमात्र उपाय है हरे पेड़ों की रक्षा करना, क्योंकि पेड़ मिट्टी को बनाए रखने और पानी देने का क्या है, कारखाना है। तो पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बनाए रखते हैं और मिट्टी से ही पानी लेते हैं। ठीक है, ऋणी के पश्चात चिपको क्या कहेगा, ऋणी के पश्चात 1 फरवरी 1978 को अदवाणी गांव के जंगलों में सशस्त्र पुलिस के 50 जवानों को एक टुकड़ी वनधारी और ठेकेदारों द्वारा भाड़े के कुल्हाड़ी वाले के संरक्षण के लिए पहुंची। वहां स्त्रियां यह कहते हुए पेड़ों से चिपक गई कि पेड़ नहीं, हम कटेंगे। यह अहिंसक प्रतिरोध का किसी के पास उत्तर नहीं था। अब देखिए कि ऋणी के बाद जब चिपको आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद 1 फरवरी 1978 को अदवाणी गांव में जब 50 पुलिस जवान और साथ में वन को काटने वाले जो ठेकेदार थे वो वन में पहुंचे, तो वहाँ की औरतें पेड़ों से चिपक गई और उन्होंने एक बात कही कि पेड़ नहीं, हम कटेंगे। इस चीज़ को सुनने के बाद, और ये एक प्रकार से अहिंसक क्या था, आंदोलन था, अहिंसक प्रतिरोध था, जिसमें महिलाओं किसी से हानि नहीं पहुँचा रही, परंतु महिलाएं पेड़ों से चिपक गई हैं, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए। तो अब महिलाओं ने जब ये कहा तो लोगों के पास उत्तर ही नहीं था कि क्या कहा जाए। इन्हीं महिलाओं ने पुनः सशस्त्र पुलिस के कड़े पहरे में 9 फरवरी 1978 को नरेंद्र नगर में होने वाली वनों की नीलामी का विरोध किया। वे गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दी गई। ठीक है, कई ऐसी महिलाएं थी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि पेड़ों को काटकर उनकी नीलामी की जा रही थी। फिर आते हैं, चिपको आंदोलन के दौरान महिलाओं ने वनों के प्रबंधन में अपनी भागीदारी की मांग भी की। उनका तर्क था कि वह औरतें ही हैं जो ईंधन, चारे, पानी आदि को एकत्रित करती हैं। उसके लिए जंगल का प्रश्न उनकी जीवन मृत्यु का प्रश्न है। ठीक है, अब चिपको आंदोलन के दौरान ही लोगों ने, जो औरतें थी, उन्होंने क्या कहा, अपने बारे में बताया कि ईंधन लाना, चारा का इकट्ठा करना या फिर पानी का प्रबंधन करना, ये सारा काम कौन करती है, महिलाएं करती हैं। ठीक है, अगर जंगलों को काट दिया जाएगा, अगर जंगलों पे कोई क्वेश्चन करता है तो ये क्वेश्चन किस पे है, महिलाओं के जीवन पर ये क्वेश्चन है। अंततः वनों से संबंधित किसी भी निर्णय में उनकी राय को शामिल करना चाहिए। चिपको आंदोलन ने वंदना शिवा को विकास के एक नए सिद्धांत पर्यावरण नारीवाद के लिए प्रेरणा दी, जिसमें पर्यावरण तथा नारी के बीच अटूट संबंध को दर्शाया गया। ठीक है, तो महिलाओं ने अपने बारे में भी बताया कि भाई हमारे लिए जो पेड़ है वो कितना ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद क्या हुआ, चिपको आंदोलन ने वंदना शिवा को विकास के एक नए सिद्धांत, मतलब विकास का एक नए सिद्धांत के बारे में आइडिया दिया, पर्यावरण नारीवाद के लिए प्रेरणा की, जिसमें पर्यावरण और नारी के बीच अटूट संबंध को बताया। ठीक है, उसके बाद वंदना शिवा ने बताया, आगे इस बात को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि पेड़ जो हैं वो नारी के लिए कितना जरूरी है, आसपास के जो वन है वो नारी के लिए कितने आवश्यक है। इसके बाद इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिलाएं कितनी सक्रिय रहीं। चिपको ने उन पहाड़ी महिलाओं को जो हमेशा घर की चारदीवारी में कैद रहती थी, बाहर निकलकर लोगों के बीच प्रतिरोध करने तथा अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद देखा जा सकता है कि महिलाएं जो नारीवाद है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। ठीक है, महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड में ही नहीं और जगहों पे भी काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया, और तो और ये जब आंदोलन हुआ तो इससे महिलाओं को और ज़्यादा शक्ति मिली। जो महिलाएं चारदीवारी में घर के अंदर ही रहा करती थी, उनको मौका मिला कि वो बाहर निकल के अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती हैं, लोगों के सामने बता सकती हैं कि क्या उन्हें परेशानियां हैं, ठीक है, तो ये सब उन्होंने पेड़ों को बचाने के द्वारा बताया।
इसने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार महिलाएं पेड़ पौधों से संबंध रखती हैं और पर्यावरण विनाश से कैसे उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी। अंततः चिप को पर्यावरण आंदोलन ही नहीं बल्कि पहाड़ी महिलाओं के दुख दर्द और उनकी भावनाओं व्यक्त करने का भी आंदोलन था। तो अंत में ये बताया गया कि चिप को जो आंदोलन था वो केवल पर्यावरण या पेड़ों को बचाने का आंदोलन नहीं था, वो महिलाओं के दुख दर्द विश्व या आप कह सकते हैं कि भारत में हर किसी को पता चले इसका भी आंदोलन था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना आंसर बना के लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, तो जो आपके नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे आएंगे। तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ से कि आप जाके हमारी वेबसाइट पे नोट्स भी चेकआउट कर सकते हैं, हम इसको जल्दी अपलोड करेंगे। साथ के साथ आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो वहाँ हमें पूछ सकते हैं। एक लिंक और दिया गया है हमारे ईमेल सर्विस को सब्सक्राइब करने का, जहाँ से आप हमारी ईमेल सर्विस जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही हम कोई नया ब्लॉग डालेंगे आपको ईमेल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।